लहू में भीगी हुई आस्तीन जीत गई, चुनाव हार गए सब, मशीन जीत गए। ने भी उतनी बदनाम नहीं हुई जितना कि ईवीएम बदनाम हो जाता है चुनाव के बाद। खैर, ईवीएम बदनाम होता है, इसमें कितनी सच्चाई है और ईवीएम के अंदर कितनी खामियां हैं, ये अलग विषय का चर्चा है। लेकिन एक तरफ जैसे ही चुनाव जिसके पक्ष में आता है वो तरह तरह के तर्क देना शुरू कर देता है, और जो सवाल उठते हैं जो ईवीएम की खामियों पर, ईवीएम के का जो संदेहास्पद चुनाव होता है, जो शंकाएं होती हैं जैसे ही वो चुनाव के बाद उत्पन्न होती है, तो उसमें सत्ता पक्ष के लोग या जिसके पक्ष में परिणाम आया है वो ईवीएम के फेवर में भी इस तरीके से बोलते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कभी यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जो ईवीएम को लेकर के विरोध कर रही थी, यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बड़े नेता ईवीएम को लेकर के लेख लिख रहे थे। तो एक तरफ ईवीएम पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ इसी ईवीएम को लेकर के, ईवीएम को बचाने के लिए प्रधानमंत्री भी यह कहना शुरू कर दिए हैं और अपनी जीत का जश्न मनाते हुए कि ईवीएम को दोष देना लोग शुरू किए कि नहीं किए। तो साल 2010 है, गुजरात के अंदर नगरपालिका का चुनाव हो रहा है। उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मोदी के शहर बड़ोदरा के अंदर पादरा नगरपालिका का चुनाव होता है, और पादरा नगरपालिका के चुनाव में एक बूथ पर वोटिंग की जाती है। उस बूथ पर 45 वोट डाले जाते हैं, लेकिन जब परिणाम देखा जाता है तो रिजल्ट में ईवीएम 111 वोट शो करता है, यानी सीधे 2.5 गुना वोट। अब 2.5 गुना वोट जब निकलता है तो फिर शोर शराबा होता है, कांग्रेस आपत्ति दर्ज कराती है, कांग्रेस ईवीएम पर सवाल उठाती है, और आपत्ति दर्ज कराने के बाद जो मशीन संख्या था 12,311 और 0905 इन नंबरों के मशीन को बदला जाता है, और बदलने के बाद फिर से चुनाव कराए जाते हैं। लेकिन उस वक्त जो कांग्रेस के राज्य महासचिव थे उन्होंने पूरे तौर पर और खुले तौर पर चुनाव आयोग पर ईवीएम की हेराफेरी का आरोप लगाया, जिस पर चुनाव आयोग ने जवाब देते हुए कहा कि राज्य की लोकल बॉडी का जो चुनाव होता है वो केंद्रीय चुनाव आयोग नहीं कराता है, वो राज्य के जिम्मे होते हैं। और जो ईवीएम है, ये ईवीएम चुनाव आयोग की तरफ से भी राज्य को नहीं भेजा गया है, गुजरात सरकार को नहीं भेजा गया है। जरूर गुजरात सरकार ने इसमें प्राइवेट ईवीएम को हायर किया होगा। अब प्राइवेट ईवीएम जिसमें कोई भी बटन दबाने पर वोट सीधे भाजपा के खाते में जा रही थी, वोट सीधे भाजपा के झोली में जा रही थी, चाहे वो ईवीएम प्राइवेट हो या प्राइवेट ईवीएम पर सरकारी ठप्पा लगा हो। उस वक्त ईवीएम से चुनाव कराए गए, और ईवीएम से चुनाव होने पर शहरी निकाय के 78 सीटों में मात्र 6 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली। और उस दौर में भाजपा के एक बड़े नेता जीवीएल नरसिम्हा राव ने ईवीएम के मिसयूज पर और ईवीएम को कैसे टेम्पर किया जाता है या ईवीएम का कैसे गलत प्रयोग हो सकता है, कैसे दुरुपयोग हो सकता है, उस पर एक किताब लिखी थी, और इस किताब की प्रस्तावना लिखी थी हमारे फायर ब्रांड नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी ने। के एक वरिष्ठ पत्रकार सौमित्र राय लिखते हैं कि उन्होंने जब ईवीएम के इस संदेहास्पद समस्या को देखा तो उन्होंने एक सवाल तैयार किया, और उनकी टीम ने मिलकर कुल 40 सवाल तैयार किए ईवीएम को लेकर के। और जब वो 40 सवाल तैयार करके दिल्ली में भेजे गए, केंद्रीय ब्यूरो को भेजे गए, तो पूरे के पूरे तरीके से उन 40 सवालों के जवाब पर चुनाव आयोग ने चुप्पी साध ली। तो चुनाव एक ऐसी प्रक्रिया है जिस पर देश का भविष्य निर्भर है, जिस पर देश का भविष्य निर्भर हो, उस प्रक्रिया को सिर्फ भरोसे पर नहीं चलाया जा सकता है। उसके लिए प्रोसेस वेरीफाइबल होना जरूरी है, और वेरीफाइबल होने का बस एक ही तरीका है, नग्न आंखों से देखकर। और ईवीएम हम लोगों को नग्न आंखों से कुछ नहीं दिखाता, वो एजप्शन पेश करता है, एग्जैक्ट टोटल पेश करता है, वो आपको टोटल आंकड़े बता देता है। जैसे अगर किसी ने 100 वोट डाले हैं, किसी बूथ पर 100 वोट पड़ा है, तो उन 100 वोट में अगर आपने वोट दिया है तो आप ये नहीं कर सकते हैं कि आपका वोट उसमें किस प्रत्याशी को गया है। ईवीएम दिखाएगा कि 100 वोट पड़े हैं, जिसमें 35 वोट श्याम को मिले हैं, 30 वोट राम को मिले हैं, और बाकी अन्य दलों को मिले हैं। लेकिन आप अपना वोट, वो किसका वोट किसके पक्ष में गया है, जो कि बैलेट पेपर में, जो बैलेट पेपर पर नंबर लिखे जाते हैं, और वो जो बैलेट पेपर आपको ऑथराइज किया जाता है, जिस बैलेट पेपर पर आप मोहर मारकर बक्से के अंदर डालते हैं, तो वो पूरे तरीके से दिखाता है कि किस व्यक्ति का वोट किस प्रत्याशी के पक्ष में गया है। तो यहां पे एक ऐसा प्रोसेस है जो पूरे तरीके से समझिए कि भरोसे के लायक नहीं है। और उसके बाद भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में एक नागरिक का यह अधिकार है कि वो ऐसे किसी भी प्रोसेस से अपने मत का ट्रांसफर न करे जिस प्रोसेस में शंका की गुंजाइश हो। पर ये वीडियो बन रहा है तो अतर्की ये कहना शुरू कर देंगे कि आरोप आपको साबित करना चाहिए, आपको ये साबित करना चाहिए कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है या ईवीएम में छेड़छाड़ की जा सकती है, आपको इस बात का सबूत पेश करना चाहिए। तो भाई ये हम क्यों करें, ये सरकार को और चुनाव आयोग को इस बात का सबूत देना चाहिए कि इसमें छेड़छाड़ नहीं हो सकता, ये पूरी तरीके से सुरक्षित है। और
मजे की बात तो यह है कि चाहे वो सरकार की तरफ के लोग हो या जो ईवीएम पर संदेह पर सवाल उठा रहे हैं वो लोग हो, सभी के सभी अनक्वालिफाइड हैं। इसमें क्वालिफाइड कौन है? क्वालिफाइड जब आप ढूंढेंगे तो 0.1% जो कि कंप्यूटर के ठीक ठाक या इलेक्ट्रॉनिक के ठीक ठाक इंजीनियर है, ये वही जानते हैं कि ईवीएम का सिस्टम क्या है। इसमें ना सवाल उठाने वाले जान सकते हैं और ना ही उसके पक्ष में खड़े होने वाले लोग बता सकते हैं। वो भी नहीं बता सकते कि हमारा वोट उन 100 वोटों में हमारा वोट किधर गया है, हमने वोट दिया है। वो ये जरूर जानते हैं कि हमने ये बटन दबाया है, लेकिन वोट गया किधर है इसको नहीं बता सकते हैं। दूसरी चीज क्या है कि आप बैलेट पेपर पे देखिए तो बैलेट पेपर पे यहां जो ईवीएम खोलने वाला अधिकारी है, ईवीएम लगाने वाला जो अधिकारी है, ईवीएम चलाने वाला जो अधिकारी है, इसमें कोई नहीं जान सकता कि ईवीएम के अंदर क्या सिस्टम है, कैसे क्या है, उसकी इंजीनियरिंग कैसी है। वो संख्या बहुत कम है। लेकिन बैलेट पेपर तो बैलेट पेपर भैया, पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक पार्टियों का एक गंवार एजेंट भी अगर टेबल पर बैठा है तो वो भी देखकर समझ जाता है कि हाँ, इस बैलेट पेपर में जो ये खोला गया है, बंडल खोला गया है, इसमें फला चुनाव चिन्ह पर मोहर लगा है तो ये हमारा वोट है, फला चुनाव चिन्ह पर मोहर नहीं लगा है तो ये हमारा वोट नहीं है, फला चुनाव चिन्ह दूसरे का है, ये उस पर वोट लगा है तो ये उसका वोट है। तो टेबल पर बैठने वाला, बंडल खोलने वाला और टेबल पर काउंटिंग करने वाला, चाहे अनपढ़ गंवार आदमी क्यों ना हो, वो भली भांति मत पत्रिकाओं को देखकर समझ जाता है कि ये वोट किसका है और ये वोट किसका नहीं है, और बड़ी आसानी से काउंटिंग होती है। थोड़ा सा समस्या ये है कि इस प्रोसेस में लंबा समय लगता है। तो भैया, इतने तनख्वाह दे रहे हैं कर्मचारियों को, तो कर्मचारियों को इतनी आसानी देने की आपको इतना चुल क्यों लगा हुआ है? पारदर्शिता होनी चाहिए, उस पारदर्शिता पर सवाल उठाए जा रहे हैं और ये सवाल जायज भी है। क्यों जायज है? इसलिए कि भारत का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आप ये देखेंगे कि एक तरफ हम अपने देश की तुलना अमेरिका जैसे देश से कर रहे हैं, एक तरफ हम अपने देश की तुलना ब्रिटेन से करना चाह रहे हैं, एक तरफ हम अपने देश की तुलना फ्रांस से करना चाह रहे हैं, जर्मनी से करना चाहते हैं। नीदरलैंड का उदाहरण आप ले लीजिए। नीदरलैंड ने ईवीएम पर प्रतिबंध लगाते हुए कहा कि ईवीएम से चुनाव कराना नागरिकों के अधिकार के साथ खिलवाड़ है। अमेरिका ने ईवीएम पर प्रतिबंध लगा दिया, जर्मनी ने ईवीएम पर प्रतिबंध लगा दिया, फ्रांस ने ईवीएम पर प्रतिबंध लगा दिया, इंग्लैंड ने ईवीएम पर प्रतिबंध लगा दिया। इवन की जापान, जो कि ईवीएम बनाता है, वोटिंग मशीन बनाता है, उसने भी ईवीएम पर प्रतिबंध लगा दिया। कुछ देश हैं जिसमें नेपाल शामिल है, भूटान शामिल है, भारत शामिल है, और चीन में तो चूंकि चुनाव होते नहीं हैं, तो ऐसे देश हैं जिनमें आज भी मालदीव शामिल है। तो ऐसे देश हैं जिनमें ईवीएम का उपयोग होता है। लेकिन सवाल लगातार उठते आए हैं। लाल कृष्ण आडवाणी जी ने भी उठाया, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी सवाल उठा रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस पे संदेह हो, मैं ये नहीं कहता हूं कि ईवीएम में धांधली हुआ या नहीं हुआ, या कि मैं ये नहीं कहता कि ईवीएम पूरी तरीके से गलत है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि जहां पे संदेह उत्पन्न है, जहां पे जनता को लग रहा है कि हमारे मत के साथ खिलवाड़ हो सकता है, हमारे मत के साथ मशीनों को के द्वारा दुरुपयोग किया जा सकता है, वहां पे ये जिम्मेदारी बनती है कि निष्पक्ष और पूरे तरीके से पारदर्शी चुनाव लोगों को हो सके। बहरहाल, ये ईवीएम पर तो हमेशा चर्चा होती हुई और चर्चा होनी भी चाहिए, क्योंकि लगातार अभी कुछ लोग इसमें तर्क देंगे कि लगातार ये बोलेंगे कि तेलंगाना में ईवीएम बेवफा नहीं है और हार गए तो ठीकरा फोड़ रहे हो, हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ा जा रहा है, जाओ आंदोलन करो, कांग्रेस ही तो लेके आई थी। इस तरह के तमाम कुतर्क दिए जाएंगे। भाई, कांग्रेस लेकर आई थी तो कांग्रेस भी चुनाव हारी है, 2014 में चुनाव हारी है, 2019 में चुनाव हारी है, और मत पेटिकाओं से भी जब चुनाव होते थे तो उस वक्त भी कांग्रेस हारी, 77 में भी हारी, और भी चुनाव कांग्रेस को हार का सामना देखना पड़ा है जब बैलेट पेपर से चुनाव होते थे। हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि क्या एक ऐसे व्यवस्था की मांग करना जिसमें पूरी तरीके से एक मतदाता को ये लगे कि उस पारदर्शी व्यवस्था के तहत उसने मत दिया है, उसको इस बात का विश्वास हो जाए। तो उसमें आपको दिक्कत क्या है? से तो यही कहा जा सकता है कि मुर्गी देकर बकरा लेने का प्लान है। कहा जाता है कि नकल के लिए भी अकल चाहिए। तो ये सिस्टम तो कोई भी जानता है कि हमको 3 राज्य ले लेना है और 1 राज्य दे देना है, जिससे कोई भी हमारे नकल पर सवाल न उठा पाए कि लड़का एग्जाम में नकल करके पास हुआ है। तो नकल के लिए भी अकल चाहिए, और मुर्गी देकर बकरा ले लेना यानी कहीं 1-2 राज्य दे दो और बाकी जो अपना बड़ा चुनाव है उसको अपने पक्ष में रखना। तो ये सब सिस्टम का हिस्सा हो सकता है, खेल का हिस्सा हो सकता है। तो बहरहाल, ईवीएम को तो हमेशा दोष दिया जाता है, कभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिया जा रहा था, कभी कांग्रेस की तरफ से दिया जा रहा है, लेकिन सवाल इस बात का है कि आम जनता को अपने वोट पर पूर्णतः विश्वास कैसे हो। राह चलते हुए भी तमाम लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो कहते हैं कि वोट देते हैं और वोट चला जाता है कहीं और। तमाम प्रत्याशी भी ये शिकायत कर रहे हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि मैं अपना ही वोट किसी और को देकर चलाऊं, उसके अपने बूथ पर उसका अपना वोट नजर नहीं आता है। तो ये खेल समझते जाइए। मैं मोहम्मद ज़हीरुद्दीन आपसे निवेदन करता हूं कि आप हमारे पेज से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, और अगर आपको ये वीडियो सही लगता है तो इसको आगे बढ़ाइए। जय हिंद, जय भारत।